लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे और एंजाइम्स के अंदर हमने एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। अब हम एंजाइम्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स होती क्या है। एंजाइम्स हमारे पास बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होती हैं जो कि क्या करती हैं, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती हैं। सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के बाद हमारे पास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती है और सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती है तब क्या होता है, हमारी एंजाइम जो है वो अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास वापस जो हमारा जहाँ पे हमारे पास रिएक्शन हो रही है वहाँ पे हमारे पास वापस आ जाती है। तो अभी ये जो हमारे पास एंजाइम जो है जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रही है, फिर उसको प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रही है और बाद में हमारे पास रीजनरेशन हो रही है एंजाइम की अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर, ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो अगर हम इनिशियली बात करें तो हमारे पास जो एंजाइम है, हमने पढ़ा था एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर की जो एंजाइम्स होती हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। हमारे पास एंजाइम्स के अंदर स्पेसिफिसिटी होती है। तो एंजाइम्स हमारे पास क्या करती हैं, अगर हमारे पास कोई एंजाइम है तो अगर हमारे पास ये एक एंजाइम है तो ये जो एंजाइम है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर हमारे पास रिएक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है। और इन रिएक्टिव साइट्स के ऊपर हमारे पास क्या होता है, हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो आके हमारे पास बाइंड करता है एंजाइम के साथ। तो हमारे पास अगर लगा लो कि हमारा जो सबस्ट्रेट है, सो दिस इज अ सबस्ट्रेट और ये जो सबस्ट्रेट है ये हमारे पास कहाँ जाके बाइंड होगा, रिएक्टिव साइट पे बाइंड होगा। हमारे पास क्या होगा, जब सबस्ट्रेट रिएक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो इफ दिस इज आवर सबस्ट्रेट, तो दिस सबस्ट्रेट विल बाइंड to with the enzyme on the reactive site and they will form a enzyme substrate complex. अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसके फॉर्मेशन से क्या होगा, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को एक्टिवेट कर देता है। अब सबस्ट्रेट के एक्टिवेशन के बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास फर्दर क्या हो जाता है, हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हमारे पास क्या होता है, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिवेट होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास जो हमारी सबस्ट्रेट, हमारी जो एंजाइम है वो हमारे पास रीजनरेटेड फॉर्म के अंदर वापस हमारे पास अवेलेबल हो जाती है और जो कि हमारे जिसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट सबस्ट्रेट होगा वो एंजाइम के साथ बाइंड कर लेगा और हमारे पास ऐसे ही जो जितनी भी हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रही है वो हमारे पास कुछ इसी तरह से चलेंगी। सो क्या होता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमारी जितनी भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के ऊपर हमारे पास क्या होता है, रिएक्टिव साइट्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर। अब ये जो रिएक्टिव साइट्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, हमारा जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट फिट्स ऑन द रिएक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। आफ्टर द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द रिएक्टिव साइट ऑफ, जब हमारे पास के बाद क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास बाइंड कर जाएगा हमारी एंजाइम की रिएक्टिव स्टेट, हमारे पास एंजाइम जो है उसकी रिएक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के बाद हमारे पास जो सबस्ट्रेट और एंजाइम है ये क्या फॉर्म कर लेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है हमारे पास, ये हमारे पास एक्टिवेट कर देता है सबस्ट्रेट को। तो जब हमारे पास सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो जाता है तब हमारे पास क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद हमारा जो सबस्ट्रेट होता है
वो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास क्या होता है, अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास वापस जो रीजनरेट हो जाती है, और फिर दोबारा हमारे पास एंजाइम जो है अवेलेबल हो जाती है फर्दर रिएक्शंस के लिए। सो अब एक बार क्या होता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। First of all, the substrate binds to the reactive site of the enzyme. After the substrate binds to the reactive site of enzyme, they form enzyme-substrate complex. This enzyme-substrate complex activates the substrate. When the substrate is activated, the activated complex is formed. The activated complex in turn leads to the formation of product, and the enzyme is regenerated and is available for the further reaction, and this whole process is repeated. तो ये होता है हमारे पास प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किसी भी जो हमारे पास जो जितनी भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, हमने ऑक्सीडोरेडक्टेजेस पढ़े थे, हमने लाइगेजेस पढ़े थे, लाइएजेस पढ़े थे, आइसोमरेजेस पढ़े थे, तो ट्रांसफरेजेस पढ़े थे, हाइड्रोलेजेस पढ़े थे। तो ये जितनी भी एंजाइम्स हैं ये सारी की सारी हमारे पास कैसे एक्ट करती हैं, हमारे पास उनका एक्शन जो है वो कैसे आता है। हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास क्या करता है, सबस्ट्रेट को एक्टिवेट कर देता है। जब हमारे पास सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो जाता है तब हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है तब हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास रीजनरेट हो जाती है अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है विच इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। अब हमने बहुत बारी बोला कि एंजाइम्स जो होती हैं वो हमारे पास स्पेसिफिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब स्पेसिफिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हमारी एंजाइम्स किसी एक ही पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ हमारे पास ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को या फिर किसी सिर्फ एक ही रिएक्शन को हमारे पास प्रोसीड करवाएं या फिर कैटलाइज करवाएं, तब हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिसिटी। सो अब हमारे पास मेजर 3 तरह की स्पेसिफिसिटी होती है। वी हैव एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, वी हैव ग्रुप स्पेसिफिसिटी एंड वी हैव ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। अब सबसे पहले जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी होती है वो क्या होता है हमारे पास, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है हमारे पास, जब हमारी एंजाइम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही हमारे पास कैटलाइज करे तब हमारे पास क्या होता है, absolute specificity. So what is absolute specificity of an enzyme? When a given enzyme only catalyzes one reaction is known as absolute specificity. अब absolute specificity के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर एंजाइम आती है यूरिएज। अब जो यूरिएज एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूरिया की हाइड्रोलिसिस के अंदर वर्क करती है, इसलिए हमारे पास जो ये एंजाइम है वो क्या है, एब्सोल्युटली स्पेसिफिक है। या फिर इसके अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की प्रॉपर्टी है। सेकेंड टाइप की जो हमारे पास स्पेसिफिसिटी होती है दैट इज ग्रुप स्पेसिफिसिटी। अब ग्रुप स्पेसिफिसिटी के क्या मतलब है, हमारे पास नाम से ही एब्सोल्यूट था कि हमारे पास एक ही रिएक्शन को हमारे पास जो एंजाइम हमारे पास कैटलाइज करती है। अब ग्रुप स्पेसिफिसिटी के अंदर क्या आता है, हमारे पास जो एंजाइम्स हमारे पास एक गिवन ग्रुप को हमारे पास कैटलाइज करती हैं वो एंजाइम्स के अंदर क्या होती है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी होती है। सो ये जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर किसी स्पेसिफिक बॉन्ड या किसी स्पेसिफिक लिंकेज जो हमारे पास सबस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होगा, सिर्फ उसी के ऊपर जब हमारी एंजाइम एक्ट करेगी तब वो क्या कर उसके पास क्या प्रॉपर्टी होगी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी की प्रॉपर्टी होगी। सो व्हेन एन एंजाइम कैन एक्ट ओनली on a specific bond or linkage which is common to all substances of that group, then the enzyme is known to have group specificity. So अब group specificity के अंदर हमारे पास जो एंजाइम आती है वो आती है एमाइलेज। अब जो
एमाइलेज एंजाइम है वो हमारे पास जिन भी ग्रुप्स के पास हमारे पास प्रेजेंस होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, जिन भी एंजाइम्स के जिन भी सबस्ट्रेट्स के अंदर हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा उसके ऊपर हमारी जो एंजाइम एमाइलेज एंजाइम है वो एक्ट कर पाएगी। थर्ड जो हमारे पास स्पेसिफिसिटी आती है दैट इज ऑप्टिकल हमारे पास स्पेसिफिसिटी। अब ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है हमारे पास, हमने याद हो अगर आपको तो आपने आइसोमराइजेशन के अंदर पढ़ा होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। हमने पढ़ा था जब हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास डी और एल हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट। तो अब हमारे पास जो एंजाइम्स हमारे पास स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर्स के ऊपर एक्ट करती हैं उन एंजाइम्स वो एंजाइम हमारे पास कौन सी होती है, वो एंजाइम्स हमारे पास उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी होती है। तो ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी क्या होगी हमारे पास, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी होगी हमारे पास वो एंजाइम्स जिन एंजाइम्स के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के ऊपर जो एंजाइम्स एक्ट कर सकती हैं। द एंजाइम्स व्हिच कैन एक्ट ओनली ऑन one type of optical isomer of the substrate is known to have optical specificity. So optical specificity के अंदर हमारे पास कौन सी एंजाइम्स आती है, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी के अंदर हमारे पास एंजाइम आती है डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। अब डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज जो हमारे पास एंजाइम होगी वो किसके ऊपर एक्ट करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास डी अमीनो एसिड्स होंगे उनके ऊपर एक्ट करेगी। ऐसे ही हमारे पास एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज आती है। अब एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज किसके ऊपर एक्ट करेगी, सिर्फ उन एंजाइम्स के ऊपर जिनके ऊपर हमारे पास एल जो ग्रुप्स के अंदर हमारे पास एल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ उन अमीनो एसिड्स के ऊपर वर्क करेगी हमारे पास एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। सो विद दिस हमारे पास जो स्पेसिफिसिटी वाला टॉपिक है दैट फिनिशेस। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है in regards to enzymes that is प्रोएंजाइम या फिर zymogen। तो प्रोएंजाइम या zymogen क्या होता है हमारे पास, प्रोएंजाइम या zymogen। तो अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी प्रो ड्रग के बारे में, या फिर हमारे पास प्रोएंजाइम क्या होती है, प्रो या प्रो वर्ड जो हमारे पास एंजाइम्स की टर्म के अंदर आता है वो आता है प्री। सो प्री हमारे पास का प्री का मतलब क्या होता है पहले। तो प्रोएंजाइम्स हमारे पास कौन सी एंजाइम्स होती हैं, प्रोएंजाइम्स हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म वाली एंजाइम्स होती हैं। जब एंजाइम्स हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में इनिशियली सिंथेसाइज होती हैं, जिस फॉर्म में हमारे पास एंजाइम्स इनिशियली बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती हैं उस फॉर्म को हम कहते हैं प्रोएंजाइम या फिर zymogen। तो प्रोएंजाइम या zymogen क्या होता है हमारे पास, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ गिवन एंजाइम। अब जो हमारे पास प्रोएंजाइम्स होती हैं ये हमारे पास बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होती हैं और इनएक्टिव स्टेट में सिंथेसाइज होती हैं। और ये जो एंजाइम्स है प्रोएंजाइम्स जब हमारे पास एक्टिवेट हो जाती हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव एंजाइम के अंदर। क्या होता है हमारे पास, प्रोएंजाइम्स आर द इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम। These enzymes are synthesized in the body. These enzymes are activated and converted into the active form of body with the help of some group or some reaction or some further catalyst, right? तो अब इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन जो हमारे पास एंजाइम है ये हमारे पास क्या है, एक प्रोएंजाइम है। प्रोएंजाइम यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजेन हमारे पास एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है और क्या बनाती है, पेप्सिन एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो पेप्सिनोजेन से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, पेप्सिन की फॉर्मेशन होती है। अब जो पेप्सिनोजेन होता है वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है और पेप्सिनोजेन से पेप्सिन की जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास किसकी प्रेजेंस में होती है। पेप्सिनोजेन या पेप्सिन जो एंजाइम है ये हमारे पास फूड के डाइजेशन के अंदर, प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर स्पेसिफिकली वर्क करती है। और जब हमारे पास HCl जो है, जो हमारी बॉडी के अंदर HCl रिलीज होता है, HCl के प्रेजेंस के अंदर पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है वो हमारे पास पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होती है। ऐसे ही हमारे पास ट्रिप्सिनोजेन
एक एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है वो भी एक प्रो एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है और ये हमारे पास कन्वर्ट होके क्या बनाती है, ट्रिप्सिन एंजाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम्स आती हैं, दैट आर आइसो एंजाइम्स। अब आइसो एंजाइम्स क्या होती हैं? आइसो एंजाइम्स हमारे पास आइसोमर्स की तरह आता है। अब जो एंजाइम्स हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन होती हैं, जिन एंजाइम्स के अंदर डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन सिमिलर हमारे पास रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं, वो एंजाइम्स होती हैं हमारे पास आइसो एंजाइम्स। सो व्हाट आर आइसो एंजाइम्स? आइसो एंजाइम्स आर द एंजाइम्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट साइट्स, have different physical and chemical characteristics but catalyze the similar or same type of chemical reaction। जो एंजाइम्स हमारे पास सिर्फ हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से अवेलेबल है, डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गन्स है हमारे पास एंजाइम्स को सिंथेसाइज करते हैं और रिलीज करते हैं, और इन एंजाइम्स के अंदर हमारे पास जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये जो आइसो एंजाइम्स होती हैं ये हमारे पास करती क्या है, सेम केमिकल रिएक्शन को हमारे पास कैटलाइज करवाती हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल के अंदर आता है हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। अब जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो हमारे पास 5 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को हम शॉर्ट में LDH बोलते हैं। सो हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज 1, 2, 3, 4 और 5, हमारे पास 5 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है ये पांचों जो एंजाइम्स हैं इनकी हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसका जो हमारे पास सोर्स है वो भी डिफरेंट है, लेकिन ये पांचों जो सब टाइप्स है हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के, ये पांचों के पांचों एंजाइम्स हमारे पास क्या करती हैं, लैक्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाती हैं पायरुविक एसिड के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसो एंजाइम्स। अब आइसो एंजाइम्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज माइकलिस कर्व के बारे में। अब माइकलिस कर्व क्या होता है हमारे पास? हमारी जो एंजाइम्स होती हैं, अब हमने कहा था कि हमारी जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको प्रोसीड करवाने में या उनको कैटलाइज कराने में हमारे पास हेल्प करते हैं। तो अब जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन रिएक्शंस की कुछ तो वेलोसिटी होगी, कुछ तो स्पीड होगी, जिस हमारे पास स्पीड से या जिस वेलोसिटी से हमारे पास जो एंजाइम का रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड हो रहा है। तो अब जो वेलोसिटी होती है हमारे एंजाइम रिएक्शन की, वो हमारे पास जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने के साथ हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। सो क्या बोला मैंने कि when we increase the concentration of substrate, the velocity of the reaction increases। तो जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तब हमारे पास जो वेलोसिटी होती है ऑफ द रिएक्शन ये भी इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास रिएक्शन की, या स्पीड क्या होती है कि किस रेट से हमारे पास कंजम्पशन हो रही है सबस्ट्रेट की और किस रेट से हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्ट की। तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी जो है कंसंट्रेशन की वो भी फर्दर इंक्रीज होती है। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, हमारे पास अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को वेलोसिटी के साथ प्लॉट करें तो क्या आएगा हमारे पास, अगर हमारे एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की
कंसंट्रेशन है और हमारे पास y एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो क्या होगा अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी फर्दर इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन ये जो फिनोमेना है ये हमारे पास सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक और लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तक ही ट्रू रहता है। आफ्टर अ सर्टेन लिमिट हमारे पास जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते जाते हैं तब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे पास क्या आ जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हाट हैपेंस इज हमारी जो इंक्रीज इन वेलोसिटी, अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है यहाँ तक, लेकिन आफ्टरवर्ड हमारे पास क्या हो जाता है जो ये हमारे पास कर्व है वो स्टेगनेंट हो जाता है और हमारे पास क्या फॉर्म होता है एक हाइपरबोलिक हमारे पास कर्व आती है जो हमारे पास क्या डिपिक्ट होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बिकम्स कांस्टेंट। तो अभी हमारे पास जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तब हमारे पास वेलोसिटी रिएक्शन की कैसे इंक्रीज होती है या क्यों इंक्रीज होती है। तो जब हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो लो कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लो होता है तब क्या होता है हमारे पास हमारी जो एंजाइम्स होती है वो हमारे पास कंज्यूम्ड नहीं होती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो फ्री पड़ी रहती है और जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहते हैं वैसे ही हमारे पास क्या होता है सबस्ट्रेट जो है वो फ्री एंजाइम्स के साथ बाइंड करता रहता है और हमारे पास क्या हो जाता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम हमारे पास क्या होगा हमारी जो फर्दर कंसंट्रेशन के अंदर इंक्रीज है, अब हमारे पास जो फर्दर वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी कंज्यूम हो जाएंगी और हमारे पास फर्दर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स जो है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो इसी वजह से हमारे पास आफ्टर अ सर्टेन टाइम जो वेलोसिटी है वो फर्दर विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती। तो अभी हमारे पास जो ये कर्व आया है जिसके अंदर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फॉर अ सर्टेन टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन बाद में हमारे पास स्टैग्नेंट हो जाता है। इस कर्व को हम बोलते हैं माइकलिस कर्व। सो हमारे पास जो ये हाइपरबोलिक कर्व आया है between velocity and concentration of substrate, this curve is known as Michaelis curve. अब हम जो हमारे पास वेलोसिटी होती है एंजाइम रिएक्शन की उसको हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन के साथ हम उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।